नमस्कार, मैं रविश कुमार। देखना चाहिए कि आपने जिस सोच के लिए दशकों पसीना बहाया है उसका परिणाम क्या निकल कर आ रहा है। जब देखने का वक्त आया है तो कई लोग कहे जा रहे हैं कि देखा नहीं जा रहा है। जो भी ऐसा कहते हैं यह उनका झूठ है। जिस सोच को आपने निजी फैसलों में, राजनीतिक फैसलों में, सामाजिक फैसलों में जगह दी और दिए जा रहे हैं, क्या आपको देखना नहीं चाहिए कि उसका जो नतीजा आया है वो कैसा दिख रहा है। इसके होते रहने से तो आप भाग नहीं रहे, तो फिर इसके देखे जाने से क्यों भाग रहे हैं। कानपुर अगर दूर है तो दिल्ली क्या दूर थी, जंतर मंतर पर देख लेते या द्वारिका में जाकर देख लेते। इतने साल की आप सभी की मेहनत रंग ला रही है, तभी तो इसके समर्थन में भीड़ आ रही है। जो थाने तक नहीं जा रहे हैं वो घरों में बैठकर समर्थन दे रहे हैं। इतनी मेहनत आप लोग कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि आपसे वो वीडियो नहीं देखा जा रहा है कि एक बच्ची गिड़गिड़ा रही है कि मेरे पिता की पिटाई मत करो, और भीड़ उसकी पिटाई की जा रही है और जय श्री राम के नारे लगा रही है। ये लोग गिरफ्तार भी होते हैं लेकिन जमानत जल्दी मिल जाती है। ना यहाँ कहीं लंका है और ना ही हनुमान जी, लेकिन यहाँ भी किसी बेगुनाह को सरेआम पीटने के आरोपियों को छुड़ाने के लिए उनका ही नाम लिया जा रहा है। बजरंग दल कानपुर के हिंदू समाज को आश्वस्त करता है कि किसी भी के द्वारा अगर हमारे धर्म पर आघात किया जाएगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शांत बैठने वाला अब नहीं है, क्योंकि अब यह मुगलों का काल नहीं, अब यह भगवान राम की धरती है और अब हम जहां जी रहे हैं वहां पर राम राज स्थापित होने वाला है। जिन्हें छुड़ाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी वही इस कांड के आरोपी हैं। वे सरेआम एक मुस्लिम रिक्शे वाले अफसार को पीट कर उससे जय श्री राम बुलवाते रहे। उसकी मासूम बच्ची बाप की पिटाई देख चीख कर रोती रही। अफसार पे ना कोई आरोप है ना कोई FIR। उनका कसूर बस इतना है कि वो उस महिला के देवर हैं जिनसे उसके एक हिंदू पड़ोसन का झगड़ा है। इस कांड से पहले बजरंग दल ने वहां एक सभा की और ये ऐलान किया, हम हिंदू समाज को आहत नहीं होने देंगे। हम अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए स्वयं सक्षम हैं। अगर हमारा हिंदू परिवार किसी भी प्रकार से परेशान रहेगा, हम उसके लिए खड़े हैं। अफसार की पिटाई की तस्वीरें टीवी में देखकर गांव में रहने वाली उसकी मां घबराकर कानपुर भाग गईं। मां बेटा मिले तो लिपट कर खूब रोए। अफसार की पत्नी कहती हैं कि बाप की इस तरह सड़क पे पिटाई से उनकी बच्ची पे बहुत बुरा असर हुआ है। बच्चे दस्तिया गई, एकदम दहशत घुसी है उसके शरीर में। खाना पीना बिल्कुल नहीं खा रही है, न खेल रही है, न पहली नमाज चटक फटक है बच्ची को मेरे। वो डर रही है कहीं हम लोग को मान न दे अकेला। कानपुर की कच्ची बस्ती में झोपड़पट्टियां हैं। इनमें कुरेशा और रानी पड़ोसी हैं। एक रोज कुरेशा का बेटा ई-रिक्शा से घर आया तो रिक्शे वाले से उसका पहिया रानी के दरवाजे से लड़ गया। उसी से झगड़ा शुरू हुआ था। 12 जुलाई को कुरेशा ने रानी और उनके पति पर मारपीट की FIR लिखवाई थी। 31 जुलाई को रानी ने कुरेशा के 3 लड़कों पर छेड़खानी की FIR लिखवाई। बाद में रानी ने आरोप लगाया कि उनकी पड़ोसी कुरेशा उनसे कह रही हैं कि तुम मुसलमान हो जाओ और अपना धर्म हमको 20,000 में बेच दो। कह रहे अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाओ। हम नहीं आ रहे तो कह रहे 20,000 रुपया ले लो, धर्म बेच दो। धर्म नहीं बेच रहे तो कह रहे तुमको रहना दुश्वार कर देंगे, वहाँ डरेंगे, जान तो मार देंगे। जिन कुरेशा से रानी का झगड़ा है वो छोटी बस्तियों में घूम कर चूड़ी बेचने का काम करती हैं। झगड़े की वजह से उनका बाहर निकलना बंद हो गया है। कुरेशा कहती हैं कि उनके ऊपर पैसे से धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है, लेकिन उन्हें इन सब से क्या मतलब। या हमें सब्जी लाने को तो पैसा है नहीं है, तो हम इनका 20,000 कहाँ से दे देंगे। हमारे तो खाने का तो है नहीं है, हम 20,000 कहाँ करें बता। अच्छा है, अब ये झूठी है जब कबूती तो ये सब कही रहे हैं आदमी। एक गरीब रिक्शे वाले के साथ जो कुछ हुआ, हो सकता है इससे पोलराइजेशन में मदद मिले, हो सकता है इससे राजनीतिक लाभ भी हासिल हो, लेकिन किसी गुंडागर्दी में भगवान का नाम इस्तेमाल करने से ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। कानपुर में अरुण अग्रवाल, आलम और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। यह ऐसी भी घटना नहीं है कि 2-4 लोग शामिल हैं। इस घटना में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो गिने जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, और दूसरे वो
जो गिने नहीं जा सकते और देखे नहीं जा सकते, लेकिन चुपचाप देख रहे होते हैं और समर्थन कर रहे होते हैं। वैसे किसने कहा था कि लिंचिंग गलत है और कितने साल बाद कहा था? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। कुछ भी नया नहीं है कहने के लिए। यह भी नया नहीं है कि राम का नाम किस संदर्भ में लिया जा रहा है। सहिष्णु लोग और सहिष्णु हो चुके हैं, जैसे कोई हत्यारा और हत्यारा हो चुका होता है। जो हमारे लिए गलत है वो बाकियों के लिए अच्छा हो चुका है। आपको कंफर्म करना है तो विदेशों में रहने वाले एनआरआई अंकिलों को वीडियो कॉल पर पूछ लीजिए। अंकल को अंकिल कहा कीजिए, यही करेक्ट उच्चारण है। आपके स्क्रीन पर 2 नंबर हैं, एक नंबर लोकसभा का है, एक राज्यसभा का। इस मॉनसून सत्र में लोकसभा में कुल करीब 3,954 सवालों के लिखित और मौखिक जवाब दिए गए। राज्यसभा में लिखित और मौखिक मिलाकर करीब 2,965 सवाल होते हैं। हो सकता है संख्या में मामूली फर्क हो, जो हमसे चूक हो गई हो, मगर 19 जुलाई से 11 अगस्त के बीच दोनों सदनों में करीब 7,000 सवाल पूछे गए। क्या यह मामूली बात है? इन सवालों का अध्ययन काफी कुछ समझने का मौका देगा। कांग्रेस के के वेणुगोपाल ने ऑक्सीजन को लेकर सवाल पूछा तो कितना कुछ जानने को मिला। यह भी मिला कि सरकार ने बिना राज्यों से पूछे कह दिया कि राज्यों ने बताया है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है। फिर बाद में राज्यों से पूछा गया और जवाब खैर वही आया। इन सवालों से विपक्ष के सवालों की गुणवत्ता का पता चलता है कि वह किस तरह से उन सवालों को उठा रहा है जिसे पूछने में गोदी मीडिया का हलक सूख जाता है। सत्ता पक्ष के सांसदों के भी कई सवाल अच्छे हैं। धारा 370 समाप्त होने के बाद देश भर में प्रचार किया गया कि कश्मीर में जमीन खरीदी जा सकती है। सोशल मीडिया में तो ऐसी आंधी चलाई गई जैसे सबको नौकरी मिल गई है, पैसे की बरसात हो गई है, बस जमीन खरीदना बाकी है। बंगाल के चुनाव में भी कश्मीर में प्लॉट खरीदने का अभियान चलाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कश्मीर की आतंकवाद की जड़ आर्टिकल 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। और बंगाल का नौजवान भी अगर जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना चाहेगा, मकान खरीदना चाहेगा, आपको वही अधिकार होगा जो जम्मू कश्मीर के नागरिक को जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। यह सवाल मीडिया को पूछना था कि 2 साल में अब तक बंगाल या कहीं के भी कितने लोगों ने कश्मीर में प्लॉट खरीदे हैं। लेकिन इस सवाल पर विपक्ष के 2 सांसदों की नजर थी। डीएमके के एक गणेश मूर्ति और एस रामालिंगम ने सवाल पूछा, और देखिए कि वे सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहे हैं बल्कि सवाल के साथ साथ प्लॉट खरीदने की दावेदारी और राजनीति को भी पंचर कर रहे हैं। वे पूछते हैं कि क्या यह सही है कि धारा 370 हटने के बाद देश के दूसरे राज्यों से बहुत से लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में संपत्ति खरीदी है और बहुत से लोगों ने खरीदने की इच्छा जताई है। अगर ऐसा है तो ब्यौरा दीजिए। क्या भारत सरकार के पास ऐसा कोई डेटा है कि बाहर के लोगों को कितनी संपत्तियां बेची गई हैं? क्या उन्हें खरीदने में मुश्किलें आई हैं या बाधा आई है? अगर आई है तो ब्यौरा दें। इसका जवाब यह आया है कि बाहर के केवल 2 लोगों ने कश्मीर में संपत्तियां खरीदी हैं। सरकार ने यह नहीं बताया कि 2 संपत्तियां कहां खरीदी गई हैं। हमारी सहयोगी नीता शर्मा की रिपोर्ट है कि एक भी संपत्ति घाटी में नहीं खरीदी गई, ये दोनों जम्मू में खरीदी गई है। आपको बताया गया है कि हर दिन का अखबार पढ़ना चाहिए सुबह सुबह, लेकिन मेरा मानना है कि आपको 3 साल पहले का अखबार पढ़ना चाहिए, 5 साल पहले का पढ़ना चाहिए। तब पता चलेगा कि उस समय क्या वादे किए गए और अब क्या हो रहा है। धारा 370 हटाते समय गृह मंत्री के भाषण को तब आपने जोश में नहीं समझा होगा, लेकिन अब आप काफी कुछ समझ सकते हैं। उनकी दलील है कि धारा 370 के कारण डॉक्टर वहां नहीं जा पा रहे हैं, कोई प्रोफेसर नहीं जा रहा क्योंकि कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता है। कई जगह पर
पीपीपी मॉडल को स्वीकार किया गया। कई जगह पर प्राइवेट हॉस्पिटलों को लाया गया मान्यवर, मगर यहाँ ना पीपीपी मॉडल भी हो सकता है, ना प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकता है। अगर किसी के प्रभाव से चले जाए तो चले जाए, मगर जब संपत्ति ही अपने नाम पर नहीं होती है तो कोई कैसे जाए। आरोग्य को भी सुधरने नहीं देंगे हम। आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आ गई, मगर अस्पताल कहाँ? उसको 5 लाख रुपया उपयोग करने का अधिकार मिल गया। नर्स कहाँ? डॉक्टर कहाँ? 35 है, कौन डॉक्टर वहां जाएगा? इसके बच्चे को ना वहां वो मताधिकार है, ना वो अपना मकान खरीद सकता है, ना अपनी भूमि खरीद सकता है, ना अपनी ढंग से वहां रहकर मतदान प्राप्त कर सकता है। कौन विश्व का बड़ा डॉक्टर वहां जाकर रहेगा? मुझे जरा 370 की वकालत करने वाले बताएं, कौन मुंबई से डॉक्टर वहां जाकर रहेगा? जम्मू कश्मीर में 13 साल से डेंटिस्ट की बहाली नहीं हुई है। कश्मीर के अपने छात्रों को भी मौका नहीं मिला। वहां के डेंटल छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और उनके पास अपनी प्रॉपर्टी भी है। बाहर के छात्रों की भी बहाली हो सकती थी, लेकिन पहले बहाली तो हो। कश्मीर के नाम पर कश्मीर के डेंटिस्ट भी बेरोजगार हैं और कश्मीर के बाहर के डेंटिस्ट भी बेरोजगार हैं। देश के हर राज्य में डॉक्टर कम हैं, वहां भी जहां वो डॉक्टर साहब प्लॉट खरीद सकते हैं। अमित शाह ने तब उदाहरण दिया था कि प्रोफेसर इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां वे जमीन नहीं खरीद सकते। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं आते, क्यों जाएंगे वहां? कौन प्रोफेसर वहां पढ़ाने जाएगा? कौन अपना पैसा निवेश करेगा? इसके नाम पर तो संपत्ति ही नहीं हो सकती। एप्रिसिएशन होगा वो, उसको फायदा नहीं मिलेगा। कौन भला जाकर वहां खोले? केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और अन्य स्टाफ के हजारों पद खाली हैं और इसके लिए धारा 370 जिम्मेदार नहीं। गृहमंत्री को मॉनसून सत्र में शिक्षा मंत्रालय के दिए गए जवाब को अब पढ़ लेना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षणिक तकनीकी संस्थानों और प्रबंधन के संस्थानों में टीचिंग और नॉन टीचिंग के करीब 40,000 पद खाली हैं। इनमें से 90% से अधिक पद उन संस्थानों में खाली हैं जहां कोई भी जमीन खरीद सकता है, वह बशर्ते जेब में पैसा हो। मिसाल के तौर पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 598 पद खाली हैं, वहां कोई भी जमीन खरीद सकता है। फ्लैशबैक से चीजें साफ होती हैं। गरीबी की हालत यह है कि सेब का दाम पूछकर लोग 2 केला खरीदकर लौट रहे हैं, मुफ्त अनाज के साथ मुफ्त झोला लेकर लौट रहे हैं। कोई बता सकता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में प्रोफेसर के 58% पद खाली क्यों हैं? क्या भारत के युवाओं को प्रोफेसर की नौकरी नहीं चाहिए, या उन्हें तभी चाहिए जब वे श्रीनगर में प्लॉट खरीद सकेंगे? तब तो पहले नौकरी की जगह प्लॉट खरीदने की अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा होनी चाहिए। जो बाहर के डॉक्टर क्या यहाँ आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं आ सकते थे, उनको नौकरी नहीं मिल सकती थी, जो धारा 370 हो या 35 है। लेकिन जब हम देखेंगे मुल्क के दूसरी रियासतों में जब वहाँ डॉक्टर बराबर नहीं है तो यहाँ कैसे होंगे? बल्कि कई रियासतों से अगर हम ये रेशो देखें 1800 और एक डॉक्टर का, तो ये कई रियासतों से बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब हम देखेंगे, हम जब कोविड हुआ तो कोविड में जम्मू कश्मीर में खासतौर पर कश्मीर घाटी में जो डॉक्टरों ने काम किया, काफ़ी वो लोग उससे खुश भी थे क्योंकि उन्होंने ज़िंदगियां बचाई। जो मुल्क में हर जगह ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रही, यहाँ एक ही जगह थी जहाँ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं रही। जो डेंटल सर्जन्स की बात है जम्मू कश्मीर में काफ़ी गंभीर है। 550 के आसपास जो डेंटल डॉक्टर्स की वैकेंसी हैं वो फिल हैं, वो तो अस्पतालों में हैं, लेकिन 5,500 के आसपास जो डेंटल सर्जन हैं, ट्रेन डॉक्टर्स या डेंटिस्ट हैं, उनको यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है। लास्ट टाइम जो डेंटिस्ट के लिए डेंटल सर्जन्स के लिए इंटरव्यू हुआ था 2008 में हुआ, और 2008 के बाद जो जम्मू कश्मीर का पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ कभी भी डेंटल सर्जन्स के लिए इंटरव्यू नहीं हुई है। और पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि जो डेंटल सर्जन्स हैं ख़ास तौर पे जम्मू में तकरीबन हर दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हमें भी नौकरी दो। 5,000 से ज़्यादा जो ट्रेंड जो डेंटल सर्जन हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। 2015 में श्रीनगर और जम्मू में एम्स बनाने का ऐलान हुआ था। 2021 अब जाने के रास्ते में है, लेकिन 6 साल में एम्स की इमारत और उसका कैंपस तैयार नहीं हो सका। घोषणा होती है 2015 में, योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलती है 2019 में, लेकिन अभी तक एम्स कश्मीर की 4 दीवारी बनकर तैयार नहीं हुई है। इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं,
सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। साइकिल यात्रा पे निकले घर से दरभंगा में एम्स बनाएंगे, ठीक है। इसी संदर्भ में दरभंगा में एम्स बनने की यह दिलचस्प कहानी भी सुन लीजिए। घोषणाओं की कहानी, शिलान्यास तक का पता नहीं तो मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के नौजवान घर घर से ईंटें जमा कर जनता शिलान्यास कर रहे हैं। 2015-16 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की थी कि बिहार में नया एम्स बनेगा। उसके 2 साल बाद 2017 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि राज्य सरकार से कहा गया है कि 3-4 जगहों का विकल्प सुझाएं। फिर 4 साल बाद मार्च 2019 में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जेपी नड्डा कहते हैं कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज को ही एम्स में अपग्रेड करेंगे। बिहार में इसके लिए हिंदी में उत्क्रमित शब्द का इस्तेमाल होता है, जबकि यही नड्डा साहब अपग्रेड करने की घोषणा 5 साल पहले अरुण जेटली से पहले भी 28 नवंबर 2014 को कर चुके थे। तब कहा था कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इसे अपग्रेड किया जाएगा। जिस अस्पताल को किसी और योजना के तहत अपग्रेड करना था उसी का नाम एम्स रख दिया गया। इसी के बाद 15 सितंबर 2020 को हेडलाइन वाली खबर छपती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की जाएगी। एम्स मांग रहे लोगों को किससे खतरा होता है, यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है, अरे यार सुना है लाठी चार्ज हल्का हल्का होता है। जुलाई अगस्त 2021 में ये नौजवान ईंटें लेकर उस एम्स का शिलान्यास कर रहे हैं। 2015-2019 तक कोरोना नहीं था, लेकिन मंत्री जी कोरोना को जिम्मेदार बता रहे हैं। आज 6 साल होने को है और आज तक उस दूसरे एम्स के निर्माण के लिए एक ईंट भी नहीं गाड़ा गया है, एक ईंट भी नहीं लगाया गया है। चुनाव से एन वक्त पहले 2020 में डबल इंजन की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा किया था पिछले सितंबर में कि 1264 करोड़ रुपए की लागत से दरभंगा एम्स का निर्माण करवाया जाएगा। लेकिन चुनाव होने के बाद आज तक सरकार ने कोई पहल नहीं किया है। स्वाभाविक रूप से कोरोना के कारण कई विकासात्मक कार्यों पे असर हुआ है, विलंब थोड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी दरभंगा में एम्स बने इसके लिए हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत रहे हैं और अभी सारे काम अब चल रहे हैं और शीघ्र ही सारी चीजों में आगे प्रगति होगी। प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि वे शिलान्यास करते हैं तो उद्घाटन भी करते हैं, लेकिन ये वाली किस्मत दरभंगा श्रीनगर एम्स को फिलहाल हासिल नहीं है। दरभंगा एम्स की घोषणा में ही विधानसभा के 2 चुनाव निकल गए, लोकसभा का 1 चुनाव भी पार हो गया, शिलान्यास में भी 1 चुनाव निकल जाएगा, बाकी कभी ना कभी तो बन ही जाएगा। दरभंगा और कश्मीर की कहानी एम्स के बहाने कितनी सिमिलर लगती है, बिल्कुल सेम टू सेम। हम बात कर रहे थे कि संसद में विपक्ष किस तरह लिखित सवालों के जरिए जवाबदेह बनाता है। प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि दिख जाता है कि सरकार ने कहां पर बात घुमा दी है और कहां जवाब दिया है। शिवसेना के सांसद अनिल देसाई के सवाल पूछने का तरीका देखिए। वे पूछते हैं कि क्या यह सही है कि सरकार उन हिंदुओं की पैतृक संपत्ति वापस दिलाने के लिए कदम उठा रही है जिन्हें आतंकी हिंसा के कारण कश्मीर से भागना पड़ा था। क्या सरकार ने किसी को नियुक्त किया है जहां हिंदू इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो धारा 370 समाप्त होने के बाद अभी तक कितने हिंदू कश्मीर लौटे हैं? अब देखिए सरकार कैसे जवाब देती है। सवाल पूछा जाता है कि कितने हिंदुओं की पैतृक संपत्ति कब्जा मुक्त कराई गई है, लेकिन सरकार हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करती है, जिससे साफ नहीं होता कि प्रवासी में केवल हिंदू हैं या गैर हिंदू भी हैं। लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कहते हैं कि जम्मू कश्मीर माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 1997 के तहत जिलाधिकारी ही प्रवासी की अचल संपत्ति के संरक्षक होते हैं, जो अतिक्रमण का पता चलते ही खाली करा देते हैं। प्रवासी भी जिलाधिकारी से गुजारिश कर सकते हैं। अनिल देसाई पूछते हैं कि धारा 370 समाप्त होने पर कितने हिंदू कश्मीर लौटे हैं, लेकिन सरकार सीधे सीधे नहीं बताती कितने हिंदू लौटे हैं। 2 जगहों पर लिखित जवाब में कहती है कि जम्मू कश्मीर सरकार की सूचना के अनुसार धारा 370 के हटने के बाद
1841 प्रवासी कश्मीर लौटे हैं। इनमें से 520 को 2015 के प्रधानमंत्री के प्रवासी कश्मीरियों की वापसी और पुनर्वास पैकेज के तहत नौकरी दी गई है और 1997 लोगों को नौकरी के लिए चुन लिया गया है, जो जल्दी ही कश्मीर चले जाएंगे। संपत्तियों को उनके वैध और वास्तविक स्वामियों को वापस दिलाने के संबंध में जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 9 संपत्तियों को वापस दिलाया गया है। जो कश्मीर में पंडित की संघर्ष समिति है संजय तिक्कू, उसका कहना है कि सरकार की वजह से ये जो 9 प्रॉपर्टीज भी हैं ये उससे बहाल नहीं हुई, बल्कि ये जायदादें हाई कोर्ट के इंटरवेंशन से बहाल हो चुकी है। उन्होंने कहा कई ऐसे केस जो लिटिगेशन है यहाँ कोर्टों में, क्योंकि कई लोगों ने ज़मीन पहले बेच दी, फिर जो डिस्ट्रेस सेल का यहाँ एक्ट लगाया गया उसमें के मुताबिक कई लोगों ने ज़मीन नहीं बेचनी चाहिए थी, क्योंकि वो जो एक्ट है उस पर अमल नहीं किया गया। तो वो कानूनी एक मुद्दा है। जो प्राइम मिनिस्टर की पैकेज थी उसमें 6000 कश्मीरी पंडितों को जो माइग्रेंट है उनको नौकरी मिलनी है। अभी तक 4000 को नौकरी मिली है। जो पहले 2008 में ये ऐलान हुआ जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसके बाद 2015 में जो नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये जो 6000 लोग हैं उनको लगाया जाएगा। तो अभी तक 4000 को नौकरी मिल चुकी है और 2000 को शायद इस महीने के आखिर में मिल जाएगी, क्योंकि 2000 के जो पोस्ट और हैं उनमें इंटरव्यू हो चुके हैं। इसमें भी जो यहाँ पंडित रहते हैं जिन्होंने माइग्रेशन नहीं की, उनका कहना है उनका क्या दोष है। वो भी मांग रहे थे उन्हें अलग 500 पोस्ट दिए जाए, उनको सरकार ने नहीं दिए और उनको कहा कि आप भी इन्हीं माइग्रेंट पोस्टों में अप्लाई करें। उम्मीद है आपने कंठस्थ कर लिया होगा कि मोदी मंत्रिमंडल में कितने ओबीसी मंत्री हैं। आपको याद हो सके इसके लिए मंत्री बनने के 1 महीने बाद तक ओबीसी मंत्रियों का स्वागत हो रहा है, पोस्टर लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की ओर से इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम सभी के बीच बुधवार को जब राज्यसभा में ओबीसी बिल को लेकर चर्चा हो रही थी, तब उसी वक्त वहां से थोड़ी दूर पर अंबेडकर सेंटर में ओबीसी मंत्रियों के स्वागत का कार्यक्रम चल रहा था। बैनर पर लिखा है ओबीसी वर्ग के केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान समारोह, स्वागत करता है भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा। 7 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। उस विस्तार में जिन ओबीसी सांसदों को मंत्री बनाया गया है उनका स्वागत किया जा रहा है, लेकिन जो पहले से मंत्री बन चुके हैं और ओबीसी हैं उनका भी स्वागत किया जा रहा है। जैसे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 2019 से मंत्री हैं, लेकिन ओबीसी कोटे के कारण उनका यहां इस बार स्वागत किया जा रहा है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गान हुआ। इस कार्यक्रम में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए और मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्रियों का करेक्ट परसेंटेज बता दिया। अब आज भारत के मंत्रिमंडल में 35% ओबीसी मंत्री हैं। अब आधे मंत्रिमंडल बनाने वाले तो ये कहते मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, तो सोचा ही नहीं था इसलिए घर बैठा दिया। कोई कहेगा कि ये इसमें बड़ी क्या बात है, बड़ी बात नहीं है तो तुम कर लेते। जाति की जनगणना से ही तो पता चलेगा कि 35% ओबीसी मंत्री अधिक हैं या कम हैं। सवाल यह है कि मंत्रियों की जाति की गिनती हो सकती है तो देश में जाति की गिनती क्यों नहीं हो सकती? अगर यही मांग शरद यादव या लालू यादव कर दें तो गोदी मीडिया और खराब अंग्रेजी बोलने वाले लोग कहेंगे कि जातिवाद हो रहा है। अफसोस कि केवल संख्या की बात हो रही है, खाली पदों को भरने की बात नहीं हो रही है। कुर्सी की गिनती गिनाई जा रही है, कुर्सी नहीं दी जा रही है। लोकसभा में बीजेपी सांसद संगप्रिया मौर्य ने ओबीसी की गिनती की बात कर दी, लेकिन किसी को ध्यान नहीं रहा कि उससे बहुत पहले 20 जुलाई को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लिखित जवाब दे चुके हैं कि जाति की गणना नहीं होगी। 20 जुलाई को बीजेपी की सांसद रक्षा निखिल खड़से के 2021 की जनसंख्या के प्रश्न के जवाब में नित्यानंद राय लिखित उत्तर देते हैं कि भारत सरकार ने नीतिगत तौर पर यह निर्णय लिया था कि जनगणना में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सिवाय अन्य जातिवार जनसंख्या की गणना नहीं की जाएगी। राज्यसभा में जब कांग्रेस सांसद एस ज्योतिमणि ने पूछा कि क्या सरकार 2011 में की गई जाति की जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित करेगी, इसके जवाब में भी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि यह डेटा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के पास है और इस मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल जाति की जनगणना का डेटा प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख करके प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है। आज लगभग जो है 1 हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री द्वारा समय हम लोगों को नहीं मिला। हमारी दूसरी ये भी मांग थी कि अगर केंद्र सरकार मना करती है तो राज्य सरकार, जैसे कर्नाटका राज्य ने अपने तर्ज पर जातिगत जनगणना कराई है, उसी तर्ज पे बिहार सरकार भी ऐलान करे कि वो जातिगत जनगणना जो है वो कराने का काम करे। तो आज हमने भी प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी जो है वो लिखने का काम किया है। जाति की गणना पर अभी सरकार चुप है, लेकिन आरक्षण की सीमा 50% से अधिक करने पर चुप नहीं है। और 50% आरक्षण की सीमा पर विचार होना चाहिए, विशेष रूप से इसलिए कि 50% की सीमा 30 साल पहले जो है ना लगाई गई थी। 50% आरक्षण की सीमा को 30 साल पहले का बताने का मतलब ही है कि सरकार इस सवाल के साथ इस बहस में दिखना चाहती है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक हो सकती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने 3 घंटे कैबिनेट की बैठक की है कि हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण के लिए कैसे बहस करनी है। इतना ही जोर अगर खाली पदों को भरने में लगा दिया गया होता तो ओबीसी के हजारों नौजवान इस वक्त नौकरी कर रहे होते। हमने बात कानपुर से शुरू की थी और बात ओबीसी की गिनती पर आ गए। ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट बंद कर दिया है। इस सवाल को भी लोकतंत्र के सवाल से जोड़ा जा रहा है। Shutting down my Twitter, they're interfering in our political process. A company is making its business to define our politics, and as a politician I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? जो चीज है नहीं उसकी लड़ाई हो रही है। जरूरी नहीं है इसे हमेशा लोकतंत्र के संदर्भ में ही समझा जाए। ऐसे भी देखिए कि 100 रुपया लीटर पेट्रोल भराना है और 100 रुपया है नहीं। बाकी आज शुक्रवार है, ब्रेक ले लीजिए। यूपी चुनाव नजदीक आने लगा है, इसलिए सरकार सबसे महत्वाकांक्षी योजना जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन करने जा रही है। एयरपोर्ट बनाने के लिए 8 गांवों के लोगों का विस्थापन हुआ है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि आनन फानन में उनके पुश्तैनी मकान तोड़ दिए गए, लेकिन नए मकान बनाने का वक्त नहीं मिला। लिहाजा सैकड़ों लोग किराए के मकान पर रहने को मजबूर हैं। जेवर एयरपोर्ट की चमकदार तस्वीर दिखाने से पहले हम आपको जेवर के रोही गांव ले चलते हैं। सैकड़ों साल पुराने इस गांव में हनुमान जी की मूर्ति, पुराना सरकारी स्कूल और कुएं का चबूतरा ही बचा है। बाकी सारे पुश्तैनी मकान जमींदोज हो चुके हैं। 62 साल के ओम प्रकाश अब पुराने मकान के मलबे के बीच खड़े होकर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। यहाँ हमारी 700 गज जगह थी, 700 मीटर, और वहाँ में लिए 300 मीटर। तो बताइए ये हमारी यहाँ से वहाँ तक जो पेड़ों को आगे तक और वहाँ तक है, वहाँ खम्मा तक।
जेवर एयरपोर्ट के लिए 8 गांवों का अधिग्रहण हुआ है। करीब 3000 ग्रामीणों का पुनर्वास करने का दावा है। कुछ साल के बाद जब आप जेवर एयरपोर्ट से किसी जहाज पर बैठिएगा तो इस तरह के उजड़े गांव और सूने आंगन को जरूर याद करिएगा और सोचिएगा कि विकास के लिए कैसे किसानों ने विस्थापन के दर्द को झेला है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि पुराने मकान गिरा दिए गए, लेकिन नए मकान अभी वो नहीं बना पाए हैं। लिहाजा कोई किराए पर तो कोई गिरे मकान में ही रह रहा है। बारिश में भीगते हैं यहाँ पे, और क्या करें, बारिश पड़ती थी यही जगह पड़े रहते थे, भीगते थे, बुखार हो गया, बीमार हो गए। पर यहाँ से जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि सामान्य छोड़ के जा नहीं सकते हम लोग। ये जेवर का इलाका है जहाँ उजड़े गांव वालों को बसाने की तैयारी चल रही है। आपने उजड़े रोही गांव की तस्वीर देखी थी और अब ये आप देखिए बनते रोही पॉकेट की तस्वीर। यहाँ हर तरफ सैकड़ों मकान बन रहे हैं। रोही गांव के धर्मेंद्र भी अपना मकान बना रहे हैं, लेकिन गांव से दादरी के पॉकेट में रहने का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिख रहा है। में सब कुछ खुला था, अच्छा वातावरण था, खुला डुल्ला महसूस होता था। इधर हमको जैसे दड़बे में मुर्गी नहीं होती, मुर्गी ऐसे हमको महसूस हो रहा है। वहाँ बड़ा बड़ा घर था, पेड़ था, पानी था, और यहाँ तो छोटा छोटा मकान बनाना पड़ रहा है। वहाँ तो जमीन इतनी थी हमारे पास, अगर 10 बच्चे भी हो जाते तो भी हमारा काम चलता रहता। पशु तो सब बेचने पड़ गए, यहाँ के लिए बिल्कुल मना है। बताओ क्या करेंगे, नौकरी चाकरी है नहीं कुछ, वो पशु से हमारा पालन पोषण होता, दूध बेचते थे, भैंस रखते थे। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है, लिहाजा सरकार भूमि पूजन करके जेवर एयरपोर्ट की चमकदार तस्वीर दिखाना चाहती है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2024 तक शुरू होना है, लिहाजा इस महीने के अंतिम सप्ताह में भूमि पूजन के लिए स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह से लेकर प्रशासनिक अमला रोज दौरे कर रहा है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं और बहुत युद्ध स्तर पर कार्य जारी है कि जल्दी से एयरपोर्ट का भूमि पूजन करा दिया जाए। उसके लिए पीएमओ से उत्तर प्रदेश सरकार की वार्ता हुई थी, जिसमें टेंटेटिव डेट बताई गई थी कि 22 अगस्त से और 30 अगस्त के बीच में प्रधानमंत्री इस भूमि पूजन का समय दे सकते हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने से उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा और राजस्थान के लोगों को भी खासा फायदा होगा। लेकिन फिलहाल जो गांव उजड़े हैं उनकी समस्याओं को दूर करना भी जरूरी है। जेवर से अरविंद उत्तम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।